12,000 रुपए तनख्वाह पे ग्रेजुएट लड़का नौकरी करता है, तुम 1,900 रुपए के 9 पराठे दे रहे हो, 50,000 रुपए का रूम दे रहे हो। मतलब ये तो बर्बरियत होगी, पूछने वाला ही नहीं है। एक चाय का कप 500 रुपए का। ये कोई ऐसा सानिया नहीं है कि जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हादसाती, ये हादसाती नहीं है, ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मरी में जो सानिया हुआ उस पर दिल गम से निढाल है। 23 जीते जागते इंसान जो घर से हंसी खुशी निकले थे, मर्द, औरतें और छोटे छोटे बच्चे, सब के सब बर्फ तले दब गए। तफरीहगाह कत्लगाह बन गई। जिंदा जाने वालों की वापसी, घरों में लाशों की सूरत हुई। ये कुदरती आफत थी या फिर इंतजामिया की गफलत? एक बहस जारी है कि ये खूने नाहक किसके सर है। वजह कोई भी हो, ये सानिया बिलाशुबा बड़ा सानिया है, लेकिन शर्म आती है ये कहते हुए कि इस साने से बड़ा सानिया राहबरों का रवैया है, हमारी अखलाकियात का जनाजा है, जिसका नज़ारा पूरी कौम ने देखा। कौमी असम्बली के ऐवान से लेकर मरी के कूचौ बाजार तक, यकीन जानिए एक ही रवैया है। क्या ये बड़ा सानिया नहीं? सच ही कहते हैं, जिस तन लागे सो तन जागे। जिनके प्यारे उनसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए, उनके गम का अंदाजा किसी को भी नहीं। ये जो बर्फ मरी में पड़ी है, जिसने इंसानों की जिंदगी छीन ली है, चश्मे तसव्वुर से देखिए, इससे कहीं ज्यादा बर्फ का पहाड़ हमारी अखलाकियात पर गिरा है। ये कोई छोटा इल्जाम नहीं, हकीकत है, तल्ख हकीकत। क्या दुनिया में कोई मुसीबत के मारों को भी लूटता है? नहीं, कहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन मरी में मुसीबत में मुब्तला सयाहों को होटल मालिकान ने दोनों हाथों से लूटा। कमरे का किराया 70,000 रुपए तक वसूल किया। गाड़ी को धक्का लगाने के भी 5,000 बटोरे गए। जुल्म की इंतहा देखिए। एक अंडे की कीमत 500 रुपए वसूल की गई। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि यह सानिया मरी से छोटा सानिया है क्या मिन हैसुल कौम ये हमारी पहचान है? कहते हैं मुश्किल आ पड़े तो घबराना नहीं चाहिए कि कौम का रहनुमा कौम को इस मुश्किल से निकाल कर ले जाता है। लेकिन सितम बाला सितम देखिए कि राहबरों का रवैया भी साने से कम नहीं। आज कौमी असम्बली का इजलास था। तवक्को थी कि हुकूमत और अपोजिशन गम के मारे खानदानों से इज़हार ताज़ियत करेगी, एक आवाज़ होकर जो जख्म वक्त ने दिया है इस पर मरहम रखेगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वहाँ हमेशा की तरह सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मुकाबला चलता रहा। शहबाज शरीफ, बिलावल हुकूमत को कोसते रहे और हुकूमती सफ़ों से भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता रहा। तवक्को थी कि कौमी असम्बली का ऐवान मरी में जाँ बख्श सयाहों के लिए फातिहा खानी करेगा। लेकिन अफसोस, वहाँ शोर शराबा हुआ, ताने तिश्ने दिए गए। क्या ये सानिया कम है? अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। हम इस सानिहात की इस गर्दाब से कब जान छुड़ा पाएंगे? इसका नौहा पढ़ेंगे, इसी से आगाज़ करेंगे। मेरे साथ आज खुसूसी तौर पर हमारे मेहमान ज़फ़र अब्बास साहब हैं, JDC के ये रहनुमा हैं, यानी उसमें बहुत बड़ा इदारा है और उसके चेयरमैन हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ जिसको समाजी कारकुन कहा जाए वही बहुत बड़ी बात है कि जिनकी आज हमें ज़रूरत बड़ी थी। मरी में शायद इस जज्बे की ज़रूरत थी जिस जज्बे से ज़फ़र अब्बास साहब और इनके साथी काम करते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं। पहले बाबर साहब, क्या हम तो समझते थे कि इस कौम में बड़ा ज़्यादा जज्बा है लोगों पर ख़र्च करने का, फलाही कामों का, लेकिन जो कुछ मरी में नज़र आया है ये तो दौलतमंदों की हवस नज़र आई है। ये कौन लोग हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि लोग मर रहे हैं और उस वक्त तो ये जज्बा होता है कि एक ज़िंदगी बचा ली, एक जान बचा ली तो पूरी इंसानियत को बचा लिया, हमारा तो दीन का सबक ये है। लेकिन ये क्या हुआ है? उसामा साहब, जो वाक़यात हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे तो जो जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ, ये हादसाती बात नहीं है, ये कत्ल है। इनको कत्ल किया गया है, इनको जानबूझकर डेलिब्रेटली मारा गया है। इन होटल वालों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए। 5,000 रुपये कमरे वाला 70,000 रुपये मांग रहा है। लोगों से उनकी बीवियों के, औरतों के ज़ेवरात उतरवा लिए गए कि ना ये आप जमा करवाएं, और 50 रुपये वाला अंडा 500 रुपये में दिया जा रहा है। गाड़ी को धक्का देने के 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं।
सबसे खौफनाक चीज़ ये थी कि वहाँ पर जानबूझकर रस्तों को बंद किया गया ताकि ट्रैफिक जैम हो जाए। ट्रैफिक जब जैम हो जाए, लंबी लाइनें लग जाएं और लोग जो हैं वो बेचारे तंग आके जहाँ जिस होटल के आगे खड़े हुए हैं वहाँ पर अंदर दाखिल हो जाए। होटल के आप अंदाजा लगाएं कि इंसान बाहर मर रहे हैं और आप होटल में एंट्री के होटल के कॉरिडोर में बिठाने के 5,000 रुपये मांग रहे हैं। चूंकि जफर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जफर अब्बास साहब, ये जो कुछ हुआ है, पहले तो हम अगर सिर्फ इस पर बात कर लें, जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं कि जी सुबह 8 बजे तक इंतज़ामिया ने हरकत ही नहीं की कि जी तूफ़ान है, तूफ़ान थम जाए फिर निकलेंगे। यानी आपके इर्द गिर्द तो लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के काम कर रहे होते हैं, यहाँ जिनका फ़र्ज था वही नहीं निकले। है कि इतने सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम जब पहले दिनों में देखा करते थे कि एक फैमिली है वो गाड़ी के अंदर मरी गई है और उसको 50 होटल वाले मिलके मार रहे हैं और वो वीडियो लाखों और हजारों में शेयर हो रही है। क्या उनकी कोई इंक्वायरी हुई आज तक कि एक औरत को मर्द मार रहे हैं, एक बहन को, उसके भाई को, उनके बच्चों को मारा जा रहा है कि जी होटल वाले से तेज आवाज में बात कैसे कर ली? ये होटल वाले हैं या कौन है ये लोग जिनके ऊपर कोई पाकिस्तान का कानून अमल, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा है, ना उनके लिए कोई कानून है। बात यह है कि इसमें बहुत सारे लोगों की गफलत है और कुछ भी नहीं होगा। एफआईआर से एफआईआर कटेगी, सुबह जमानत हो जाएगी 35,000 रुपए जमा कराकर। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसमें कमीशन बनना चाहिए और जिनके प्यारे मरे ना गाड़ियों में उनको उस कमीशन में डाला जाए। जो वो छोटी बच्ची जो अपने बाप से कह रही है, बाबा, उसका बाप पूछ रहा है सीने पे लिटा के, बेटी मरी कैसा लगा? बोली बाबा बहुत अच्छा लगा। बेटा घर वापस चल रहे हैं? नहीं पापा यहाँ बहुत मजा आ रहा है। उसको तो पता ही नहीं था कि ये होटल वाले जो बैठे हुए इनके इंतजार में, जो रास्ते में लड़के बैठे हुए ट्रक खड़े कर करके 5-5 हजार रुपए मांग रहे, एक टायर पे चेन चढ़ाने के 400-300 रुपए का एक समोसा, एक बोतल पानी 180 से 300, 350 रुपए का। मतलब ये तो दुनिया के किसी मुल्क में आप नहीं सुनेंगे इतनी बड़ी दरिंदगी। वो बेचारे मजलूम लोग जो गए अपनी फैमिलियों को ले जाके, उन्होंने बोला चलो पाकिस्तान में कोई तो ऐसी जगह है जहां पर हम सयाहत कर लें, तफरी कर लें। 30-40 हजार रुपए जेब में रखे गए। उनसे कह रहे हैं कि एक रात का 40 हजार रुपए दो कमरे का। उन्होंने कहा भाई हाथ जोड़ के हम नहीं दे सकते, हम तो सुन के आए थे 6,000 और 8,000 रुपए में मिल जाता है एक कमरा एक रात के लिए। आपने तो 7 स्टार होटलों को पीछे छोड़ दिया भाई। उसके बाद वो कहते हैं मेरी बीवी मरीज है शुगर की, इसको सिर्फ पेशाब करने जाने दो। कह रहे चलो बाहर निकलो, जाके बर्फ पे करो। ये इंसानियत है? और मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं, अब तक क्या हुआ? सिर्फ लाशें ढूंढ ढूंढ के दफना दी। अभी मैंने सुना तिलकगंज में किसी फैमिली के 7 लोग दफन किए गए। मैं कल जाऊंगा उनके घर। बात इतनी सी है, मैं पूछूंगा कैसा लगा, किन लोगों के शहर भेज दिया था आपने। हाँ, मरी में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी लकड़ियों के अंबार लगा दिए, लेकिन वो लोग जो बेचारे बगैर जिनके पास पैसों की कमी थी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उनको नहीं मालूम था कि कहीं आग जल रही है, हाथ सेक लें। वो गाड़ी की हीटर पे उन्होंने भरोसा किया हुआ था। क्या हुआ? बेटी, बेटे, भाई, बीवी, बाप। कौन सी मौत कहते हैं? इस मौत का नाम होता है स्वीट डेथ। दी जाती है दीगर ममालिक में, जिसमें अजियत ना हो, इंसान को बेहोश करते हैं और सोते सोते ही मर जाता है। तो ये स्वीट डेथ के लिए गए थे अपने घरों से कि आओ बेटा विंटर वेकेशन है, थोड़ा एंजॉय करके आते हैं 10 दिन। ये था उनका विंटर वेकेशन कि चल के गए। तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पहले शौहर की खबर बनेगी, फिर बीवी की बनेगी, फिर बड़े बेटे की, फिर छोटे बेटे की, फिर उससे छोटे, फिर बेटी की खबर बनेगी। ऐसा दुनिया के किस मुल्क में होता है? दुश्मन नहीं करता ऐसा, दुश्मन नहीं करता ऐसा भाई। आप पानी मांगो दे देता है, लो इंसान हो। आप बोलो मुझे 1-2 घंटे बैठने दो, कांप रहा हूं, मेरे बर्दाश्त से बाहर है ठंडक, तो दुश्मन एक रजाई दे देता है लाकर। आप पहले वजीरों ने बोलना शुरू किया 2 दिन पहले से, कमाल हो गया भाई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, 1 लाख गाड़ियां आ गई, कमाल हो गया। अबे भाई आप वफाकी वजीर हो, आप ये तो बताओ आपने वहां पर कोई रेस्क्यू कैंप लगाए हुए हैं, वहां पर आपने इंतजाम किए हुए हैं, वहां पर कुछ आपने लोगों को रिसीव करने के लिए किया हुआ है? अच्छा। आप तो 12-14 घंटे बाद जाके कार्रवाई शुरू कर रहे हो। जिस गाड़ी के शीशे से बर्फ साफ कर रहे हैं, एक फैमिली मरी हुई अंदर पड़ी है, किससे सवाल करें? आप बताएं। अच्छा, किसने शो किया? कौन सी पार्टीज कैंसिल हो गई, कौन सी दावतें कैंसिल हो गई? जबरबाज साहब पहले मैं जो वहां पर लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो वहां पर गए थे, ये तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं जो आप तक हकीकत पहुंची है, लेकिन खुद वो लोग क्या कह रहे हैं पहले जरा वो देख लीजिए। ये है जी असल सानेहा, यानी बिस्किट का पैकेट भी जो 10 रुपए का मिलता है आम तौर पर, वो वहाँ पर 200 रुपए का भी बिकता रहा है। मांगे गए और मजबूरन लोग ये करते रहे कि जनाब 50,000 रुपये आपने मांगा है तो वो 40,000 अरेंज कर सका और कहा जी क्रेडिट कार्ड ले लो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कहानी नहीं सुना रहा।
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी के जेवर रख लो। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, ये बताएं कि अब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, एक तो कमेटी बना दी, ये कहा गया कि जी 2 प्लाजे बनाए जाएंगे, 2 थाने बना दिए जाएंगे, हर फर्द को जो दुनिया से चला गया उसके लवाहिकीन को जनाब 8 लाख इमदादी रकम दी जाएगी, 1,76,00,000 रुपया, और कि जी गाड़ियाँ बड़ी आ गई थी। आप क्या समझते हैं कि क्या आइंदा वैसे नहीं होगा हुकूमती इक़दाम देखकर? उसामा भाई 8 लाख बोल ना, 16 लाख हमसे ले लें, बंदा जिंदा करके उनके बच्चों, जो बच्चे मरे हैं उनकी फैमिली को दे दें। 16 लाख का डबल कर ले, 32 लाख ले लें, जो बच्चियां मरी हैं अपनी माओ की गोदों में सोते हुए, उनकी माएँ भी मर गई, वो बच्चे और वालिदैन जिंदा करके दे दें। ये कोई तरीका है? आप करोड़ रुपए भी दें तो भी कम है भाई। और सबसे बड़ी बात ये 80 हज़ार रुपए का मतलब है $500 का आप रूम दे रहे हो। अभी आपके चैनल भी चला ना कि 80,000 में 2 कमरे और बीवियों का जेवर जमा कर लिया। ये कानून कौन सा है कि भाई आप औरतों का जेवर रख रहे हो? आप वहां पर 9 पराठे 1900 रुपए के दे रहे हो। मतलब अभी तो फॉरेनर्स नहीं आए सही से पाकिस्तान भाई। अगर मैं इंडिया की बात करूं, गोवा के बीच पे वो लोग मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, गैर मुल्कियों की। तुमने अपने लोगों को ही मार दिया और तुमने कितना कमा लिया? तुम्हारे बच्चे कितने दिन इस पैसों की अय्याशी कर लेंगे? दूसरों के बच्चों का जनाजा निकाल दिया तुमने। बात सीधी सी है, हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। कमीशन बनना चाहिए। एक आदमी जिसने 9 पराठे 1900 रुपए के दिए, उसके ऊपर भी 302 की FIR कटनी चाहिए। जिन्होंने बूढ़ी औरतों को अपने होटलों के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और धक्के देके भगा दिया, हटो रास्ता खाली करो, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। जिन्होंने बुजुर्गों, बच्चों, औरतों को वहां पर आग के करीब नहीं आने दिया, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी रोड के ऊपर बर्फ डालना ताकि बर्फ पिघले, गाड़ियां आगे बढ़ी, उन्होंने नहीं डाली, उन पे भी 302 की FIR होनी चाहिए। मैं सुबह से नेट पे सिर्फ जमा कर रहा हूं कि जुल्म हुआ कितना। ये देखें, एक बंडल ये जमा हुआ है, दूसरा बंडल ये जमा हुआ है, सिर्फ पेपर ही पेपर है, तीसरा बंडल ये जमा हुआ है। सब सिर्फ ये दास्तानें हैं लोगों की जो लोग बता रहे हैं। ये तो सिर्फ वो मामलात हैं, जो लोग बता रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ हुई क्या है। ये किसी दूसरे मुल्क नहीं गए थे, ये अपने दारुल हुकूमत से 1.5 घंटे के फासले पर मरी गए थे। कौन से जनाजों को प्रोटोकॉल दिया गया? 8 लाख रुपए की औकात क्या है? जिसके घर के कमाना वाला मर गया, जिसके बच्चे मर गए, जिनकी नस्लें खत्म हो गई। हुकूमत को इसको संजीदा एक्शन लेना पड़ेगा। 5,000 रुपए वाला रूम कैसे बेचा 50,000 रुपए का एक रात के लिए? इसका मतलब कल को मुसीबत आ जाए तो आप जो लोग जलजले और सैलाब में दबेंगे उन्हें उंगलियां काट के ले जाएंगे कि उसमें अंगूठी पहनी हुई निकालनी है, आप कलाइयां काट के ले जाओगे कि चूड़ी उतारनी है। ये कौन से लोग हैं भाई? हैं मरी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं? इनके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत को एक कमीशन बनाना चाहिए। इस जुल्म बर्बरियत के 1900 रुपए के 9 पराठे वो भाई पाकिस्तान है। ये 8,000 रुपए तनख्वाह पे काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, 12,000 रुपए तनख्वाह पे ग्रेजुएट लड़का नौकरी करता है। तुम 1900 रुपए के 9 पराठे दे रहे हो, 50,000 रुपए का रूम दे रहे हो। मतलब ये तो बर्बरियत होगी, पूछने वाला ही नहीं है। एक चाय का कप 500 रुपए का। तौबा। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब, उस वक्त यकीन करें ये जो बातें लग रही हैं कि जी बिस्किट का एक पैकेट 200-300 रुपया या ये चाय का कप, ये जिंदगी और मौत का मसला था। वहाँ लोगों को खुराक प्रॉपर मिले, लोगों तक पहुंचे, या गाड़ियां पीछे ना फंसती। अगर इन लोगों को ये कमरे दे देते तो आगे ये लोग गाड़ियों में बैठकर रात गुजारने पर मजबूर ना होते और पीछे गाड़ियां ना रुकती, और पीछे जो रुकी हुई थी उनमें हम बात हो गई। आप मुझे बताएं, आप एक अच्छे चैनल पे नौकरी करते हैं, कमाते हैं, और खुदा न खास्ता आप पे ये वक्त आ जाए आप कहीं तफरी करने जाए अपने ही मुल्क में, और मैं आपसे बोलूं लाओ भाई अपनी बीवी की चूड़ियां उतार के दो, अपनी बीवी का जेवर उतार के दो। कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और उन लोगों के दिल और जिगर गुर्दे के आते, जब लोग मर रहे थे तो वहां पे लोगों की गाड़ियों कह रहे धक्का लगवाना है, तुम्हारी गाड़ी बड़ी है 15,000 रुपए दे दो, तुम्हारी गाड़ी छोटी है 5,000 रुपए दे दो। जब कहीं मुसीबत आती है तो इस तरह होता है। आपने, मैं इस वक्त क्या बोलूं, मैं खुल के बोलूंगा तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन खुदा की कसम इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। ये बहुत जिल्लत आमेज वाकया है, और ये जितने लोग मरे हैं इनको कौमी हीरो करार दो। मजलूम थे, इनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी अपने मुल्क में, इनके पास अपने सूबे में, अपने शहर में। ये कितने दिल में मान रखे गए होंगे कि हम मरी जा रहे हैं अपने मुल्क की एक ऐसी जगह पर जहां बर्फबारी होती है, वहां के लोग हमें वेलकम करेंगे। ये वेलकम हुआ है कि एक अंडा खाना है, लाओ 600 रुपए दो। उसने कहा नहीं, मुर्गी का अंडा खाना है, सोने का अंडा नहीं, चांदी का अंडा नहीं। ये क्या जुल्म हुआ है? और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जब पूछा गया ज़फ़र अब्बास साहब, उनका जवाब भी बड़ा खूबसूरत है जी। वो कह रहे हैं कि जी हम एसोसिएशन से बात करेंगे, जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करेंगे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामिया ये कह रही है। होटल एसोसिएशन जो मरी की है, इनको हथकड़ियां लगा लगा कर बंद किया जाए।
कि इससे पहले 25 वीडियो देखी गई है जिसके लोगों को मार रहे हैं वहां के होटल वाले, उन फैमिलीज को मार रहे हैं, बूढ़ी औरतें चीख रही हैं बचाओ बचाओ, लड़कियां औरतें बहनें चीख रही हैं। इन्होंने क्या सीखा इतने अरसे में? और बात सीधी सीधी है भाई, अगर किसी के पास पैसा नहीं है आप उसको कहीं सर छुपाने के 2 घंटे बैठा लेते, फिर 2 घंटे दोबारा गाड़ी में चले जाता। लेकिन इतना जालिमाना निजाम, 50,000 रुपए एक कमरे का, $300 अंग्रेज आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए हुए थे, कनाडा से आए हुए थे, यूरो कमा के आए। कौन सी तफरीह? मैं कराची रहता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भाई। बच्चे झूलने अलादीन पार्क चले जाते थे, वो भी अब नहीं है। कहाँ जाए? क्लिफ्टन वाले झूले थे वो भी खत्म हो चुके हैं, किधर जाएं? अस्करी पार्क था वो भी बंद हो चुका है, किधर जाएं? तो लोग पूरे साल भर पैसा जमा करते हैं, चलो एक बार या 2 साल या 10 साल में एक दफा चलते हैं मरी, और वहां से डब्बे में पैक होके आ गए। अब उनकी फैमिलियां उनके लिए कब्रिस्तान में जगह ढूंढ रही हैं। लाओ भाई एक साथ 8 खबरें चाहिए, सही एक साथ तो नहीं मिल रही, एक खबर यहाँ मिलेगी, एक वहां मिलेगी, एक वहां मिलेगी, जगह नहीं है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान होते कहाँ हैं? तो भाई बात ये बड़ा जुल्म हो गया। खुदा के वास्ते कोई बाप, कोई भाई, कोई बेटा अगर है और उसके हाथ में इख्तियार है इस रियासत में, तो खुदा के वास्ते संजीदा हो। अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब तक किसी को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? अब तक किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तो बात यह है कि ये तो आम सी बात हो गई। अभी इसमें इतने मरे, अगले में 500 मर जाएंगे, उसके बाद 1000 मर जाएंगे। वो बोलेंगे तो पिछली हुकूमत थी, वो बोलेंगे उससे पिछली। हमने तो कोई इंक्वायरी आज तक देखी ही नहीं है। अगर आपने देखी आप बता दें कितने ही जहाज गिरे, क्या क्या हुआ, इसकी इंक्वायरी कौन से सामने आएगी भाई? अच्छा एक बात ये की जा रही है जी, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई थी, 10 साल का रिकॉर्ड बन गया, लेकिन माजी में इससे ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन कभी इस तरह के हालात हमने नहीं देखे। इस तरह लोग दुनिया से नहीं गए बेयारो मददगार होकर। हाँ भाई फिर मेरी बात समझे, आफत थी ना, आफत थी। जब किसी मुल्क में आफत आती है तो लोग क्या उन मुसीबत ज़दा लोगों से कमाते हैं या उनकी मदद करते हैं? कोविड में आफत आई, रियासत ने बोला सब घर के अंदर बैठ जाओ। हमने क्या ऐलान किया कि जो जितना राशन मांगेगा उतना देंगे। तो इसी तरह मरी के लोगों को चाहिए था, जिस तरह मरी के बाद लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए घरों के। एक मैकडोनल्ड के बच्चे का चल रहा है, उसने दरवाजा खोल दिया कि अंदर आ जाओ। इसका मतलब उसको नजर आ रहा था इस मुसीबत में बाहर रहे तो लोग मर जाएंगे। तो ये कौन लोग थे कि नहीं अम्मा बाहर निकलो, अगर 50,000 दे सकती हो तो? उन्होंने कहा कार्ड से ले लो। नहीं कार्ड वार्ड नहीं, कैश दो, नहीं तो सोने चूड़ियां उतारो, बुंदे उतारो। कैसे उतारा होगा उन माओ ने, उन बहनों ने अपने बुंदे कानों से? कैसे उन्होंने अपनी फैमिली के सामने गले से चेनें उतार के दी होंगी कि एक रात सोने दो? बात यह है कि भाई ये सब कुछ जो नेट पे आ रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, ये दहला देने के लिए काफी है। हाँ अगर दुश्मन मुल्क में ऐसा हुआ होता तो हम चुप रहते कि क्यों गए थे भाई वहां पर। हमारे मुल्क में हुआ है, हमारी बहनों के साथ हुआ है, हमारी बच्चियां, मैं वो वीडियो देख नहीं पा रहा। 3 दफा कोशिश की मैंने उस वीडियो को देख लूं जिसमें वो शख्स अपनी बेटी को सीने में लिटाया हुआ है और पूछ रहा है गाड़ी में बेटा कैसा लगा मरी। मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मैं डर रहा हूं देख के, उस बच्ची को देख के डर रहा हूं। अच्छा ज़फर साहब आखिर में मुझे ब्रेक से पहले ये बताएं कि एक तरफ हम देख रहे हैं जो लोग कारोबार करते हैं उन्होंने यहाँ पर भी कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन जो मकामी लोग थे जिनका कारोबार से इसका ताल्लुक नहीं है, जो सयाह आ रहे हैं उनको हमने नोचना है, वो मदद के लिए आए। लेकिन जिनका कारोबार है उन्होंने तो ऐसे जैसे वो शायद आइंदा सोच रहे हो कि भाई इससे भी ज़्यादा खुदा न खास्ता कभी हालात ख़राब हों तो अब ये 50 को हम 1 लाख कब करेंगे, कैसे करेंगे? वो तो आज ये प्लान बना रहे होंगे जिन्होंने, मतलब ये दौलत की हवस अंधा कर देती है। आपके पास तो लोग अपनी दौलत देते हैं कि भाई शायद हम आखिरत कमा लें, आप पर ट्रस्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ यानी पैसा तो रख लिया, शायद लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक रात में कमा लिया होगा, लेकिन इन्होंने क्या अपनी सारा कुछ हमेशा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर ली? देखिए जिसके पास होटल में 50 रूम होंगे उसने एक रात का 25 लाख रुपए कमा लिया, लेकिन क्या वो 25 लाख रुपए में उस बेटी को जिंदा करके ला देगा जो उन्हीं की तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छा लगा अबू मरी, बहुत अच्छा लगा, वापस नहीं जाएंगे? 50 लाख ले लें, उस बच्ची को जिंदा करके ला दें। बात यह है कि आप दूसरे के बच्चों को मार के अपने बच्चों के लिए क्या कर लेंगे भाई? और मैं तो फिर सीधी बात करूंगा, कानून है, अगर है तो कहां है, क्यों नहीं नजर आ रहा? वो वफाकी वुज़रा जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां आ गई, तो इंतजामात क्यों नहीं थे? आपने तो बोला कि 1 लाख गाड़ियां आ गई, इसका मतलब मुल्क के अंदर महंगाई खत्म हो गई है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। अपनी मौत के लिए खर्च कर रहे थे, उनको बर्फ के कब्रिस्तान में जाना था, चले गए। कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्यों नहीं बनाया गया शोक एक दिन कि हमने अपने लोगों को किस तरह मार दिया? ये कानून क्यों नहीं था इन लोगों के लिए? कहां गए वहां के कमिश्नर? क्यों नहीं रेट लिस्टें थी, उसको क्यों नहीं देखा गया? पानी का रेट डबल कर दिया, 9 रुपए की बोतल 20 रुपए की कर दी, 20 रुपए की 40 नहीं, 20 रुपए वाली बोतल 300 रुपए की कर दी। ऐसा प्रॉफिट तो हीरोइन पे नहीं होता भाई। कौन सा जुल्म हो रहा था? कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। वाकई ऐसा हुआ है। ज़फर अब्बास साहब
चेयरमैन जेडीसी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। समाजी कारकुन और हर तरह आप देखते हैं कि खुराक का मामला हो, कोई भी कुदरती आफत हो, उसमें ये आगे होते हैं। वो भी इतने परेशान हैं कि ये किस तरह का मुआशरा है और ये हो क्या गया, कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह से होगा। लेकिन ब्रेक में चूँकि अभी थोड़ा सा वक्त है, बाबर साहब आपको लगता है, क्योंकि आप हुकूमती मामलात को भी देख रहे होते हैं, ये जो इंक्वायरी, 2 प्लाजे बनेंगे, थाने बनेंगे, अब जनाब ये होगा और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसको सज़ा दी जाएगी, ये कब तक होगा? उसामा साहब, सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन असल जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको पता है कि मरी में कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने होटल हैं, वहाँ पर कितने लोगों के ठहरने की जगह है, और इनके पास मौसम की प्रेडिक्शन भी थी कि मौसम ख़राब हो जाएगा। अगर वहाँ पर इनको पता चल रहा था से मरी में जो अकोमोडेशन है वो 40,000 लोगों की हो सकती है, होटलों में इतनी कैपेसिटी है, इतनी गुंजाइश है, तो फिर वहाँ पर क्यों 1,70,000 गाड़ियाँ जाने दी गई? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। यहाँ पर एक मिनिस्टर साहब जो है वो ट्विटर पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि जनाब इंकलाब आ गया, पाकिस्तान में टूरिज़म का जो है वो प्रमोट हो रहा है। आज देखिए कि मरी में 1 लाख गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। उस मिनिस्टर को भी पकड़ के जूते मारने चाहिए कि जनाब बजाय इसके कि आप ये देखें कि मरी में 1 लाख जो गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या वो 1 लाख लोग वहाँ पर सेटल हो सकेंगे? जब ये सारी दुनिया में है, ये सारी दुनिया में ये होता है कि यार यहाँ पर इतने लोग आ सकते हैं, वेदर की प्रेडिक्शन है, वेदर ख़राब है, तो कोशिश ये की जाती है कि इससे ज़्यादा लोग ना आए। अच्छा, किसी को परवाह ही नहीं है। अब सर जो फोरम है ना इस तरह के सानियात को रोकने के लिए या कानून साजी के लिए या आप समझें कि आगे की प्लानिंग के लिए, वो है कौमी असम्बली, वो है सेनेट। कौमी असम्बली में आज क्या होता रहा है उसकी कहानी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जी, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और आज बात तो थी कि जी मिनी बजट किस तरह से पास करवाना है, जो स्टेट बैंक है उसके हवाले से जनाब कानून साजी करनी है कि उसको कुछ और ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। इसलिए तो IMF से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की तरफ से कहा गया जी आप जायज़ा इजलास जो है वो आगे ले जाएं, क्योंकि अगर आपने अभी जायज़ा इजलास कर लिया तो आपकी जो शराइत है वो तुम पूरी कर नहीं सके, अभी उस पर कानून साजी होनी है और कुछ और चीज़ों पर टैक्स लगना है, GST जनरल सेल्स टैक्स लगाना है। मगर आज बात शुरू हुई मरी सहाने पर, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए थी, लेकिन फिर वहाँ पर शुरू हो गई एक दूसरे पर गोलाबारी और जनाब ईंट का जवाब पत्थर से। वो मामला तो नीचे दब गया, यहाँ पर सियासत ऐसी शुरू हुई कि खुदा की पनाह। अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर इंतजाम तैयार नहीं थी, खुद इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, तो फिर आप इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। खुद कहा करते थे कि जी अगर कोई सानिया इस तरह से हो जाए तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म फौरी मुस्ताफ़ी हो जाए या वो ज़िम्मेदार होता है। अब जवाब फिर फवाद चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा जी ये सियासी बोने हैं, अगर ये शरीफ ख़ानदान महल्लात न बनाते आज ये कुछ ना होता। हमारे कारकुन वहाँ पर थे, 1,64,000 गाड़ियाँ वहाँ पर चली गईं और रेस्क्यू का ऑपरेशन 24 घंटे मुकम्मल किया गया। इनका कौन सा मैंने MPA वहाँ पर गया है? तो बाबर डोगर साहब, अब तो ये देखा गया कि वहाँ पर बजाय इसके कि हमको प्लानिंग देखते हैं क्यों हुआ, क्या वजूहत थी, आइंदा किस तरह से रोका जा सकता है, मुख्तलिफ जगहों पर क्या किया जा सकता है, हमें और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। बाहर हमारा क्या इससे इमेज चला गया कि ये तो अपने लोगों को नहीं सहूलत दे सकते, उस पर यह हुआ कि भाई तुम इस्तीफ़ा दो, तुम बरे, तुम गंदे, तुमने ख़राब किया, वो करप्ट, ये करप्ट, इस्तीफ़ा दो। ये तो कहानी और तरफ चली जाती है। उसामा साहब, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो इसकी एक इब्तदाई रिपोर्ट बनाती और ज़िम्मेदारों को फिक्स करती। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। ये कोई ऐसा सानिया नहीं है कि जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हादसाती, ये हादसाती नहीं है, ये एक प्लानिंग के साथ हुआ। मौसम जो था उसकी प्रेडिक्शन पहले ही आ जाती है, सबको पता होता है कि इन दिनों में मौसम ख़राब होगा, कितनी बर्फ़बारी होगी, सब कुछ पता होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिस्टर शादियाने बजा रहे हैं, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लोग महंगे होटलों में ठहर रहे हैं, बड़े बड़े बिल पे कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब खुशियों से नाच रहे हैं, हुकूमत खुशियों से नाच रही है। किसी ने ये जानने की जहमत नहीं की कि जनाब मरी में कितने लोगों की कैपेसिटी है, मरी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर मौजूद थी जब मौसम ख़राब था और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। मरी कितना बड़ा है, क्या इनको नहीं पता था कि मौसम खराब है और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं?
क्या वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था कि ये होटल क्या रखते कर रहे हैं? वहां पे जाके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो चार्ज लेती, लोगों को रेस्क्यू करती उसी वक्त। ये तो 18-20 घंटे गुजरने के बाद जब सारा कुछ हो गया उस वक्त जनाब ये आए हैं और उस वक्त भी होटल की इंतजामिया से बात करें बजाय ये कि उनको पर्चे करते, ये कत्ल की FIRs करते उन तमाम होटल मालिकान के खिलाफ जिन्होंने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया। शर्म की बात है, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया। सारी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया। गवर्नमेंट जो ये एफर्ट कर रही कि जी बाहर से इमरान खान साहब हर तकरीब में जनाब बाहर से हम टूरिस्ट को लेके आएंगे, टूरिस्ट जो आएंगे उनके साथ ये असर होगा। इस स्टोरी ये सारी चीज़ ने ना गवर्नमेंट की सारी हकीकत की कलाई खोल के रख दी है। अभी भी इनको चाहिए कि ये होटल इंडस्ट्री जो है ना मरी की, इसको रेगुलेट बेकाबू हुई है, ये गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। खरबपति लोग हैं, गवर्नमेंट उनके सामने बेबस है। अगर खान साहब आपने इन्हीं कार्टल्स को प्रोटेक्शन देनी है, इन्हीं कार्टल्स को आपने सिक्योरिटी देनी है, तो फिर आवाम का यही हाल होगा जो मरी में हुआ है। इन कार्टल्स को तोड़ें, इन कार्टल्स से बाहर आएँ, वो देखें जो आवाम आपको दिखाना चाहती है, बजाय वो देखने के जो चंद खरबपति लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए आपको दिखाना चाह रहे हैं। आपको चाहिए था कि अब तक वहाँ पर वो होटल मालकान जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको निशाने इबरत बनाया जाता जी, उनको पकड़ के उनको अंदर करते। अच्छा, इस पर मारते। इस पर हुकूमत की तरफ से हुकूमत पंजाब की तरफ से गालिबन 5 रुकनी कमेटी है और वो इंक्वायरी करेगी। इब्तदाई रिपोर्ट आ गई कि जी ट्रैफिक ज़्यादा आ गई थी, दरख्त गिर गए थे और फिर अलर्ट तो जारी किया था, लेकिन हुआ ये कि जी 8 बजे से पहले हरकत भी नहीं आ सके क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा था। सुबह 8 बजे का इंतजार होता रहा। यानी वो लोग जो पिछले साहब जब अलर्ट जारी किया था तो फिर गाड़ियां मरी के अंदर क्यों दाखिल होने दी? मना कर देते कि जनाब वहां पर होटल की जगह नहीं है, वहां पर इतनी गुंजाइश नहीं है, बंद कर देते तो अच्छा बिलावल बंद कर देते। क्यों लोगों को आगे जाने दिया गया? इनको नहीं पता था कि मरी में कितनी गाड़ियां जो है वो आ सकती हैं, कितनी गाड़ियां नहीं आ सकती? क्या अफसरान ने बाला यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शायद उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है, तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, क्या ये काम दुरुस्त है? या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए? अब जुडिशल कमीशन का मतलब है कि अदलिया से इसकी तहकीकात करवाई जाए। क्या ये बेहतर तरीका है? या ज़ाहिर है इंतज़ामिया भी तो ब्यूरोक्रेसी में आती है, तो जो आला ब्यूरोक्रेसी है वो अपने स्टाफ की इस हवाले से तफ्तीश करेगी, छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी, ये बेहतर तरीका है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने यही देखा है कि कमेटी इसलिए बना दी जाती है कि मिट्टी पाओ, चलो कुछ वक्त गुजरेगा, लोग भूल जाएंगे, महीना 1.5 महीने की बात है कि अच्छा जी ये हुआ वो हुआ फलां इस तरह से हुआ। जिस तरह भी देख लिया मैंने आपको बताया, वहाँ पर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा जी हम एसोसिएशन से बात करेंगे, जो होटल एसोसिएशन है उनसे बात करेंगे। अब तजावुज़ात अब ख़त्म किए जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाइए ना, एक सानिया हो जाता है उसके बाद ख्याल आता है अच्छा तजावुज़ात भी हैं वो भी ख़त्म करने हैं, अच्छा जदीद मशीनरी भी चाहिए बर्फ़ हटाने के लिए, वो अब चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सारी मिली भगत है, पता नहीं कहाँ कहाँ जो पैसे इस तरह से ये भत्ता है, ये जो लूटा जाता है लोगों को यहाँ से जो जा रहे होते हैं और इंतजार किया जाता है कोई ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसा कोई मसला आ जाए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लूट सकें, उसमें पता नहीं किस किस को कहाँ का हिस्सा पहुँचाया जाता होगा। उसामा साहब, किसी होटल वाले की जुर्रत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो आवाम को इस तरह से लूट सके अगर वहाँ का AC उसके साथ नहीं मिला हो। सर सीधे हैं, अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ नहीं मिल रही तो किसी होटल वाले की ये जुर्रत नहीं है। 2 मिनट में होटल सील होता है, 2 मिनट में होटल को सील कर सकता है AC, उसके पास इतना अख्तियार है। कमिश्नर कहाँ पे सोया हुआ था, डिप्टी कमिश्नर कहाँ पे सोया हुआ था, AC साहब क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें क्लियर है। ये जब मरी में सीज़न स्टार्ट होता है, ये सीज़न है उनका, सब माल बना रहे हैं और माल लगा रहे हैं और माल ऊपर तक जा रहा है। ये सबको पता है कि कैसे माल ऊपर तक जाता है। अगर ये सारा कुछ ना होता, अगर ये माल बनाने वाला रेस ना होती, अगर इंतज़ामिया करप्ट ना होती तो ये होता ही ना। इंतज़ामिया विजिलेंट होती तो ख़राब मौसम की प्रेडिक्शन में इतने लोगों को मरी में ऊपर जाने की इजाज़त ही ना मिलती। उतने लोग जाते जितने अकोमोडेट किए जा सकते थे, और अगर ज़्यादा लोग गए हैं तो इंतज़ामिया ने उनके लिए कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतज़ामात किए थे, ये सवाल बाकी रहेंगे हर एक से कि जनाब जब होटल मालकान ओवरचार्ज कर रहे थे तो कमिश्नर क्या मरीख पे रहता है, डिप्टी कमिश्नर मरीख पे रहता है, AC मरीख पे रहता है, क्यों नहीं एक्शन लिया गया, क्यों नहीं उनको पकड़ा गया?
और उसके बाद जब गाड़ियों की वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी, ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ पर थे? मरी कोई यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तो नहीं है। मरी रावलपिंडी इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। जब वहाँ पर 1 लाख गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी तो वहाँ पर DPO कहाँ पर था? वहाँ पर ट्रैफिक सार्जेंट कहाँ पर थे? क्यों नहीं उनको क्लियर किया गया? खराब मौसम में क्यों नहीं गाड़ियों को की मूवमेंट करवाई गई? क्यों नहीं गाड़ियों को चेक किया गया? तो इसमें उसामा साहब, ये मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इसका एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इसकी तहकीकात दी गई तो यकीन जानिए वो सारे अपने पेटी भाइयों को बचाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसमें पुलिस भी जिम्मेदार है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया भी जिम्मेदार है, इसमें बहुत सारे और अदारे भी जिम्मेदार हैं जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी और इस तरह के हालात में मदद करना होती है, वो सारे इसमें जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक सख्त एक्शन लिया जाए। जो फवाद चौधरी ने बातें की हैं उनमें तो उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया। शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने दौर में क्या करते रहे, 100 बच्चे जो हैं ऑक्सीजन ना मिलने से जान से चले गए वज़ीर आला थे जब शहबाज शरीफ, और इसी तरह से जनाब फायरिंग होती रही मॉडल टाउन में, इनको नहीं पता था, यानी वो इनका जवाब ये देते रहे। अच्छा नहीं था ये कहते कि अब तक की रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई हैं। वो तो कह रहे हैं 24 घंटे में उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला पहुँचे जनाब हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बड़ी सरजनिश की है, उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया था, फिर ये कहा कि जी जल्द से जल्द सब चीज़ें सब सरकारी इमारतें खोल दी जाए इन लोगों के लिए। तो चलिए शुक्र है उस वक्त तक, वरना और ये सारा तो उस वक्त हुआ जब सारा कुछ हो चुका था, जब तूफान आ चुका था, 22-23 लोगों की हलाकत की खबरें आ चुकी थी। उसके बाद इंतजामिया हो, ये तो सर सब रात में हुआ ना, उसके बाद एक रात पहले और सारा दिन जो जब तूफान आ रहा था, तूफान के दौरान उन्होंने कहा नहीं निकल ही नहीं सके ना जी, वो इतना ज्यादा था कि जी हम रेस्क्यू के लिए निकल नहीं सकते। और क्यों नहीं निकल सकते? सवाल तो ये है क्यों नहीं? मरी में जहाँ पर इस्लामाबाद से कितना दूर है मरी? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, और इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का। इस्लामाबाद में तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं, और अगर वहाँ से 15-20-30 किलोमीटर का फासला जो है 1 घंटा लग जाता, नहीं सर पैदल पहुँच सकते थे, यकीन करें। यानी इतनी देर, एक दिन 24 घंटे में तो नहीं पैदल भी चले सर। मैं आपको एक बात बता दूं, इस गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं है ये किसी को पकड़ सके या किसी के खिलाफ एक्शन ले सके। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये जो बात इस चीज में वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव है सर, इंतजामिया क्या उसके एक इलाके की इंतजामिया तो नहीं उसका मुकाबला कर सकती वज़ीर आला का, अगर वो एक्शन लेना चाहे। अब शायद वो कह रहे हैं जी अभी कमेटी बनेगी, इसकी फाइंडिंग तो आ जाए, ये ना हो कि जी ये शहबाज शरीफ बन गए हैं कि वहीं पर गए और सारों को मुअत्तल कर दिया, सारी इंतजामिया हटा दी। पहले इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए, जिसकी कहाँ गफलत थी, किसने क्या किरदार दिया, क्या नहीं हुआ। वो बाकायदा 8 रुकात मैंने देखे जी दिए गए हैं कि क्या इश्तिहार दिए गए, लोगों को बताया गया कि ये मौसम है, इतनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, कोई प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दीगर ज़राए से लोगों को अवेयर किया गया कि मत आएँ या ये चीज़ें लेकर आएँ। और उसके बाद कितनी देर में एक्शन हुआ? हुकूमत तो देने बजा रही थी, हुकूमत तो नाच रही थी, वो तो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे मिनिस्टर के, देखिए जनाब मरी में इतने लोग चले गए हैं, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। वो तो इमरान खान साहब को खुशखबरियाँ दे रहे थे, और किसी ने तो इस चीज़ तरफ सोचे नहीं कि मौसम भी ख़राब हो सकता है। वो तो ये कहते कि लोगों के पास, वो तो ये साबित करने के लिए तुले हुए थे कि पाकिस्तान में लोगों के पास बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, लोग 50-50 हज़ार रुपया देके होटलों में ठहर रहे हैं। जो बात है वो तो ये साबित कर रहे थे, उनको तो वो तो इस चीज की तो सोच भी नहीं रहे थे कि ये सानिया भी हो सकता है। वो तो खुशी से नाच रहे थे। साहब इनके हवासों पे सवार हो गया है कि हमने ये साबित करना है कि पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है, हमने साबित करना है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, हमने साबित करना है सिर्फ जुबानी कलामी ट्विटर के ज़रिए से कि पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं, उनके पास बेताशा पैसा है। ये गवर्नमेंट जो है पागल हो गई है, ये इसी तरह से सोच रही है, ये बार बार लोगों के जख्मों पे नमक है, बार बार ये कहता है कि दुनिया में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली है, और साबित करने के लिए इस तरह की ये ट्वीट कर रहे हैं। खुदा का नाम ले लें इमरान खान, खुशहाली सर उन अल्लाह का नाम तो आई गई ना, अवाम की बात सुने। हाँ जी, जिन्होंने 50-50 हज़ार 70-80 हज़ार रुपया किराया मांगा, उनके लिए तो शायद खुशहाली आ गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे PTI की फॉरेन फंडिंग का मामला कहाँ तक पहुँचा है। हुकूमत बड़ी उम्मीद है कि जनाब हम तो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला
अब पता चला। जब से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, एक हंगामा सियासत में बरपा है और अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, इस पर एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो ले और जनाब तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। कोई नई जमात भी रजिस्टर करवानी पड़ सकती है इमरान खान साहब को, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली है। जी स्क्रूटनी कमेटी में ये साबित हो गया है। यहाँ तक मुतालबा हुआ है कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ 62-63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इन्होंने गलत दस्तावेजात, झूठी दस्तावेजात जमा करवाई और इन्होंने गलत कहा कि जी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है। इन्होंने अकाउंट्स छुपाए हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए की रकम, 31 करोड़ की रकम छुपाई, नहीं बताया कि जी कहाँ से आई। तो इस वजह से इमरान खान साहब को भी नाअहल किया जाए। यहाँ तक बातें हुई, लेकिन अब ये एक बात सामने आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम तहरीक इंसाफ ये समझती है कि स्क्रूटनी कमेटी भी इस बारे में कह चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जब्त हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब कोई बैन ही किया जा सकता है जमात को, क्योंकि इसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी बारी है। साथ ही एक और चीज़ ये भी है कि अभी बड़े मराइल हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी इलेक्शन कमीशन में इसकी हेयरिंग होनी है। ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट पर अब तहरीक इंसाफ को भी ये मौका मिलेगा कि वो अपना दिफा कर सके इस बारे में। इलेक्शन कमीशन मजीद हेयरिंग करेगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत पर ही आता है कि जनाब वो उसने जमात को बैन करना है नहीं करना। तो बाबर डोगर साहब, अभी तो बहुत से रास्ते हैं तहरीक इंसाफ के पास, हुकूमत के पास, और अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा। देखिए उसामा साहब, जब पनामा लीक्स आया था जी, तो उस वक़्त मेनली तो जो इमरान खान साहब थे वो पनामा लीग के हवाले से कि मियाँ साहब जो हैं उन्होंने अपनी जायदाद छुपाई है और उनके जो एसेट्स हैं वो अब सामने खुल के आ गए हैं। उनके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और केस में चलते 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 बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने एक उकामा भी रखा होगा जी। दूसरे तो उन पर जो केसेस हुए उनकी बुनियाद पर तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। जो उनको इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई किया गया वो तो उकामा रखने की बुनियाद पर किया गया कि उन्होंने उकामा छुपाया। उन्होंने अपनी गैर मुल्की शहरियत जो टेम्परेरी थी वो छुपाई और ये था कि उनके बेटे उनको पैसे भेजते थे जो कि उन्होंने अपने एसेट्स में शो नहीं किए जी। इतनी बात ही थी ना, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया नैब कोर्ट को कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और वो सारा केस जो है टेकअप किया जाए और उसके बाद उनको जो सज़ा हुई वो अलहदा है, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अब इमरान खान साहब जो है इलेक्शन कमीशन में एक चीज़ तो साबित हो गई कि 30 करोड़ रुपए के एसेट जो थे, जो फॉरेन फंडिंग थी, वो छुपाई गई। अब वो फॉरेन फंडिंग जो थी कहाँ से आई ये अभी इस्टेब्लिश होना है। ये अभी क्या रही है कि फ़लाने ने दी, फ़लाने ने दी, इसने दी, वो अभी साबित होनी है। बाल छुपाई गई। इमरान खान साहब ने दस्तखत करके जो फंड दिए उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया। अब जो मज़ीद स्क्रूटनी कमेटी गए, अगर अपोजिशन जो है वो चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि इन्होंने जो अपना डिक्लेरेशन दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो गलत साबित हुआ, तो इनको जो है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अमीन और दयानतदार नहीं रहे। वो तो एक नवाज शरीफ साहब का तो एक ज़ाती मामला था कि वो खुद एक नौकरी कर रहे हैं किसी जगह पर, फिर वो जाहिर है कि उन्होंने छुपाया कि बेटे की चाहे उसामा साहब जो चैलेंज किया गया था वो ये था कि 62-63 पे पूरा नहीं उतरते जी, 62-63 पे पूरा ये ना तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारा कुछ करवा कर और उसके बाद एक चेयरमैन वो दस्तखत करता है जी हमने देखे अपने अकाउंट्स जो है मेंटेन करवाए हुए हैं। अब वो तो नहीं एक रुपए का हिसाब रखता, पार्टी हेड की तरफ से दे रहा है, पार्टी हेड की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये हमारे फंड्स हैं, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं की गई, किसी से अकाउंटेंट से करवा के दे रहे हैं। वो अकाउंटेंट का काम है कि जनाब उसने ये किया, ठीक है, उसकी एक गलती हो सकती है कि उसने जमा करवाया, वो 1-1 रुपए का तो नहीं हिसाब देगा। सर्टिफिकेट अकाउंटेंट ने जमा करवाया था, सर्टिफिकेट पार्टी का हेड जमा करवाता है कि जो मैं चीजें दे रहा हूँ वो ठीक है, इसमें कोई हेर फेर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी यही आ जाना, मैं आपको जब आ जाएगा तो उनको भी पकड़ ले, सर पाकिस्तान की उनको भी पकड़ ले। नहीं तो बात ये कि उसामा साहब कल ये कहा जाएगा कि जी बाकी भी तो कामा होल्डर है, सिर्फ नवाज शरीफ को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया। असल चीज ये है, लेकिन उनको उस तरह से किया गया है। असल चीज ये है कि जो लॉ है उसको जो वायलेट करे, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि अभी भी वो दयानतदार हैं तो ठीक है,
लेकिन अगर अपोजिशन के पास मटीरियल है, इतना मवाद है जिसमें वो ये साबित कर दें, एस्टैब्लिश कर दें कि ये फॉरेन फंडिंग थी और इमरान खान साहब ने झूठ बोला, गलत सर्टिफिकेट पेश किया, तो इस पे उनको सर अपनी रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी की अगर हम देखें तो उसमें ये बात है कि जी गैर मुल्की पैसा, यानी किसी जमात का गैर मुल्की इमदाद लेना या वहाँ से पैसा लेना गैर मुल्की, ये एक अलग चीज़ है, और ममनुआ ज़राए से पैसा लेना ये एक अलग चीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ममनुआ ज़राए थे या वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके कहाँ से, तो उसी पर जनाब सारा एक्शन हो जाएगा और जमात और जिस तरह आप कह रहे हैं वो हो जाए। ये स्क्रूटनी कमेटी के अपने अल्फाज हैं, गैर मुल्की फंडिंग मैं तो जमात की बात नहीं कर रहा। बात ये है कि अगर इमरान खान साहब ने वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इसमें ना ममनुए ज़राए हैं और ना ही गैर मुल्की फंडिंग है, और अगर वो इस्टेब्लिश होती है और अगर उसके लिंक्स मिल जाते हैं, चीज़ें डॉट ऑन हो जाती हैं, तो उसके बाद अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये इस्टेब्लिश हो चुका है, लिहाजा ये अपनी सीट रखने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये 62-63 पर पूरा नहीं उतर। सर अकबर एस बाबर साहब ये मामला कई साल पहले लेकर गए थे जहाँ तक मुझे याद है, और उसमें और उसके बाद इसकी तहकीकात में भी कई साल लगे हैं। यानी अकबर एस बाबर साहब जब लेकर आए कि जी ये फॉरेन फंडिंग का मामला है, और उसके बाद फिर काफ़ी साल तक ये चलता रहा, अब आकर स्क्रूटनी कमेटी तक मामला पहुँचा है। अभी तो ये इलेक्शन कमीशन में है, एक बात बताएं, अभी तो इलेक्शन कमीशन का तो फैसला आ जाए। एक बात बताएं, हुकूमत की जो स्क्रूटनी कमेटी है वो क्या कहेगी? क्या वो ये कहेगी कि ना प्राइम मिनिस्टर गिल्टी हैं और इनको रिजाइन देना चाहिए? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने सर बनाई हुई है ना, स्क्रूटनी कमेटी भी तो इलेक्शन कमीशन ही किया, वहाँ पर सबको हियरिंग का मौका मिलता है, सारों के सामने चीजें सामने आती हैं। कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है ना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उन्होंने वही बात करनी है जो फैक्ट्स हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की लॉज की बात करनी है कि जनाब वो आगे इलेक्शन मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लेना, वो जो कानून है उसके मुताबिक बात करेंगे, ठीक है, कि अगर इस तरह की कोई चीज़ निकल आती है जिसमें फ्रॉड या 2 नंबरी साबित हो जाती है तो वो पैसा जब्त कर लिया जाएगा। अब बात तो इतनी सी है, अब इसका आगे इसको एक्सप्लॉइट किस तरह से करना है, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किस तरह से करना है और जुडिशियली सियासी तौर पर किस तरह से करना है, सर सियासी तौर पर धक्का लगे करना है। सर अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इमरान खान साहब ने वो एसेट छुपाए थे और वो 30 करोड़ रुपया निकल आया, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने अमीन और दयानतदार कहा हुआ है, और अगर ये चीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो तो सर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, कानूनी तौर पर देखा गया, वो तो फिर एक अलग बात है ना, वो अगर फैसला आ गया तो फिर सब कहानी खत्म। लेकिन ये बताएं कि इससे सियासी तौर पर किसी जमात को कितना फ़र्क पड़ता है? मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले आए हैं उससे नून लीग को कितना फ़र्क पड़ा, या जरदारी साहब के खिलाफ कितने फैसले आ चुके हैं या केसेस चल गए अभी भी चल रहे हैं, उससे पीपल्स पार्टी को कितना फ़र्क पड़ा? इसी तरह इमरान खान साहब को ये जो बात कही जा रही फॉरेन फंडिंग, इससे उनकी जमात को या उनके पोलिटिकल स्ट्रक्चर को या वोट बैंक को, सियासत को कितना फ़र्क पड़ेगा? उसामा साहब, जब इस तरह के स्कैंडल आते हैं, अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सज़ा हो गई, मरियम को सज़ा हो गई, जाहिर बात है कि पार्टी को डेंट पड़ा, पार्टी का वोट बैंक जो था वो मायूस हुआ, पार्टी का वर्कर मायूस हुआ इस तरह की चीज़ों से। लेकिन पार्टी की अहमियत जो थी वो दोबारा उस वक्त मेंटेन हुई जब जो गवर्नमेंट थी वो डिलीवर करने में नाकाम हो गई। उससे लोगों को ये चीज सामने आई कि ना इससे तो फिर पिछली गवर्नमेंट थी। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन पीटीआई डिलीवर कर जाती, टाइम खत्म हो रहा है, अगर पीटीआई लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन चूंकि पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी तो वो लोग जिन पे करप्शन के चार्जेस थे और उस पर वो आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सके, वो फिर दोबारा अभी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला आना है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तो फिर आगे हैं, उस पर आपको वैसे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा ये सारे इस फंडिंग और इस मामले से? सर मुझे क्लोजिंग का कहा जाए, खेलेगी और जब खेलेगी कितना अभी खेलती है उसका असर तो अभी पूरी तरह से तहरीक इंसाफ ये नहीं कह सकती कि इस स्क्रूटनी से निकली है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।